फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा बताया था, मैं इसको आज फिर से बताना चाहूंगा, है ना। हम लोगों को मालूम है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें डेटा स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल होना चाहिए। हर एक वेरिएबल का हम एक आइडेंटिफायर देंगे, साथ ही साथ हम उस वेरिएबल को एक डेटा टाइप भी प्रोवाइड करेंगे। डेटा टाइप से मेरा मतलब है कि वो वेरिएबल जो हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर्ड होगा। डेटा स्टोर्ड होगा इन द सेंस वो एक नंबर भी हो सकता है, ठीक है, वो एक डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है जैसे 10.2, वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे कि कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो डेटा अलग अलग टाइप के हैं, नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, तो इसके लिए हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है। हम डेटा टाइप पहले बताएंगे कि हम किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, देन फिर हम उस वेरिएबल का नाम बताएंगे, एक आइडेंटिफायर बताएंगे, और फिर हम उसमें वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आज हमें देखना है कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ सीधे टॉपिक के पास। जो हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप सी प्लस प्लस के पास हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, इनमें से तीन चार जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और बूलियन। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जो है उसी का थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, हम एक एक करके उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहला डेटा टाइप जो लिखा है कैर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कैरेक्टर को। कैरेक्टर इन द सेंस कि हमारे प्रोग्राम में हमें कभी अल्फाबेट को यूज करना होता है, तो हम जो डेटा टाइप बनाएंगे वो डेटा टाइप कहलाएगा कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक कीवर्ड लिखना होता है CHAR। ये CHAR जो है वो कैर है। ठीक है, इसको डेटा टाइप बोल दिए। उसके बाद हमने इसका एक नाम दिया, जैसे हम सबका नाम है उसी तरह से उस वेरिएबल का नाम होगा। उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो स्टूडेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, और देन हम एक लगाएंगे सेमी कॉलन। ये करने के बाद हमारा एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नाम का मेमोरी में। ठीक है, एक मेमोरी में स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को एक स्पेस मिल जाएगी, और हमें ये मालूम है कि इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड होगा वो किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर टाइप में आपको ये ध्यान देना है कि हम जब भी कोई डेटा स्टोर करेंगे तो वो सिंगल अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी स्टोर करोगे तो कोई एक सिंगल अल्फाबेट होगा, या तो कैपिटल ए अकेले, या तो फिर स्मॉल ए, या फिर स्मॉल बी सी, कुछ भी, लेकिन वो जो भी होगा वो सिंगल होना चाहिए, है ना। आप दो ए एक साथ उस डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है अभी पता चलेगा आपको। अब देखो, वेरिएबल तो हमने बना लिया, अब इसमें एक्चुअल में हमें डेटा असाइन करना है। ठीक है, डेटा अगर मुझे इसमें स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम जिसमें मुझे डेटा स्टोर करना है। तो हमारा वेरिएबल था स्टूडेंट नाम से, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा और कैरेक्टर का नाम लिख दूंगा जो भी मुझे स्टोर करना है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम कैरेक्टर से डील करते हैं, हमें कैरेक्टर्स को यूज करना होता है, तो हमें उसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, आप कैरेक्टर को सिंपली ए नहीं लिख सकते, आपको कैरेक्टर को लिखना होगा तो कोट्स के अंदर लिखना होगा। यानी आप स्मॉल ए लिखोगे तो भी कोट्स के अंदर स्मॉल ए लिखो, स्मॉल बी सी डी कुछ भी लिखना है तो वो सब कोट्स के अंदर जाएगा, अकेले उसको आप नहीं लिख सकते। उसका रीजन जो है वो आज की वैल्यूज की वजह से आता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते थे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कैर लिखना होगा, वेरिएबल का नाम। इस बार मैं कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं, मान लो डबल कोट्स के स्टूडेंट। अंदर या सिंगल? क्या कह रहे हो, किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया। अंदर लिखते हैं या सिंगल कोट्स वो के अंदर? आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मली हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं।
कैरेक्टर का दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट तो पहले कर चुके थे, इस बार कुछ और ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया क्या ले लो नाम, सब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, SUB लिख देता हूँ, ये वेरिएबल का नाम हो गया। अब इसमें मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे उसको स्टोर कर दिया, मान लो Z। ठीक है, आप ये वाला काम भी कर सकते हो एक लाइन में, या फिर आप मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हो। मल्टीपल लाइन का कल भी मैंने बताया था। मल्टीपल लाइन आप कब यूज करते हो, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको ये ना पता हो कि उसमें कौन सी डेटा देना है, तो आप मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। और अगर आपको पहले से ही पता है कि हमें कौन सा डेटा स्टोर करना है, तो आप सिंगल लाइन में भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ कर सकते हो। जब आप इस तरह से डिक्लेयर करोगे तो मेमोरी में एक वेरिएबल के लिए जगह बन जाएगी, और जब आप इसमें असाइन करोगे कोई डेटा, तो ये डेटा यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बताया कि मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर्ड होती है कि आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हो तो उसको एक मेमोरी मिल जाती है, और जब वैल्यू असाइन करते हो, एक डेटा स्टोर कराते हो, तो ये वाला डेटा यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा। अब एक सवाल और है, मैंने अभी आपसे कहा कि मेमोरी इसको मिलेगी, इस वेरिएबल को एक मेमोरी मिल जाएगी। तो सवाल है कि कितनी मेमोरी मिलेगी। मेमोरी इन द सेंस कि हमने कल भी देखा था कि मिनिमम मेमोरी जो हम दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 1 बाइट का। ठीक है, तो एक कैरेक्टर को हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। तो कैरेक्टर के केस में जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो 1 बाइट होती है। ठीक है, 1 बाइट की ही मेमोरी स्टोर होती है। और एक यही रीजन है कि मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट जब आप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाओगे, तो आप सिंगल अल्फाबेट ही यूज कर सकते हो, 2 अल्फाबेट यूज नहीं कर पाओगे। इसका रीजन ये है कि कंप्यूटर्स को तो ABCD कुछ नहीं आता, कंप्यूटर्स को 0 और 1 आता है। आप जब इस ए को कन्वर्ट करोगे तो वो 8 बिट्स में जाएगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, तो सर ये आप पहले अगर एस का ही वैल्यू में ना चेंज होगा? ये ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होता है, और ASCII वैल्यू जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो आपको 8 बिट्स में ही मिलेंगे नंबर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ASCII वैल्यू का टर्म अभी यूज नहीं किया, क्योंकि ASCII थोड़ा देर के बाद आने वाला है ना। तो इस ए को आप कन्वर्ट जब करोगे, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, तो टोटल 8 बिट्स लगेंगे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1 बाइट की मेमोरी वो ऑक्यूपाई करने वाला है। इस कारण से कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है, और जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो सिंगल अल्फाबेट ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 अल्फाबेट मान लो A और B दोनों स्टोर कराने चाहा, तो A के लिए अलग से 1 बाइट लगेगा, B के लिए अलग से 1 बाइट लगेगा, तो वो टोटल 2 बाइट्स हो जाएंगे, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है कैरेक्टर के केस में। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। वही इसी कारण से मैंने यहाँ पे देखो लिखा, मतलब लिखा हुआ है पहले से, डेटा टाइप है कैरेट, उसका मतलब होता है कैरेक्टर। उसकी साइज जो होती है वो 1 बाइट होती है, और उसकी रेंज जो है वो ये वाली वैल्यू होती है। अब इस रेंज का क्या मतलब है? ठीक है, इस रेंज के लिए मुझे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हटके किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, वो क्लियर कर देता हूं ताकि बाकी के रेंज में भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा कि एक कैरेक्टर जो है उसको टोटल कितनी जगह लगेगी, 1 बाइट की। ठीक है, 1 बाइट का मतलब होता है टोटल 8 बिट्स। और ये जो टोटल 8 बिट्स बने होते हैं वो किन किन से नंबर से बने होते हैं, या तो 0 से बने होंगे या तो 1 से बने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टास्क है, मैं टोटल 8 लोकेशंस बना रहा हूँ, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक बना रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपसे ये कहा, 1 2 3 4, हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि ये 2 लोकेशन है आपको। ठीक है, एक वैल्यू आपको बताएगा मिनिमम, और एक बताएगा आपको मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको करना यह है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही, जो कि सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो आप सबसे मिनिमम नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सबसे आसान है, सारी जगह पे 0 फिल कर दो। ठीक है, तो ये आपको एक मिनिमम नंबर देगा, और इसकी जब ये बाइनरी में है ना, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो नंबर मिलेगा डेसिमल का 0।
ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम नंबर जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सब जगह 1 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये बाइनरी में है। आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा ये? आप इसको चेक कर लेना, 255 आता है, ठीक है। यानी कि मैं एक बाइट में जो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता हूं वो है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता हूं वो है 255, ठीक है। यहां से एक दूसरा कंसेप्ट भी निकलता है। ये जो 0 और 255 है, आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर है ना। लेकिन मिनिमम अगर आप करने जाओगे तो वहां पे मिनिमम में निगेटिव नंबर भी तो हो सकता है, -1 और भी छोटा है 0 से, -2 उससे भी ज्यादा छोटा है 0 से। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब हमने कंप्यूटर्स की बात की और रियल लाइफ में भी, मैथमेटिक्स में भी, जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको हम लोग अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते आए थे, ठीक है। लेकिन जब आप टेक्निकली पढ़ोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे। पॉजिटिव और निगेटिव नाम ना देते हुए हम लोग इसको बोलते हैं साइंड और अनसाइंड। एक ऐसा नंबर जिसमें साइन मायने रखता है, साइन इन द सेंस कि प्लस का साइन और माइनस का साइन मायने रखता है, और अनसाइंड का मतलब ऐसा नंबर जिसमें निगेटिव साइन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे काम करना है, आपके स्कोप में नेगेटिव नंबर की कोई जगह नहीं है, तो आप जो नंबर बनाओगे वो बनाओगे अनसाइंड टाइप का। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपका पॉजिटिव या निगेटिव मायने रखता है, तो फिर आप जो नंबर बनाओगे वो साइंड टाइप का होगा, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने आपको ये बताया था, ये नंबर्स जो है वो अनसाइंड में है। अनसाइंड का मतलब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको साइन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है 0 से स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो ये कहलाएगा कि मैंने जो मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है अनसाइंड नंबर्स के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों को लिया है, दोनों को कंसीडर किया है, तो फिर यहाँ पे सोचने का तरीका जो है या कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे बिट्स लिखे थे 8 बिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर, सारे बिट्स जो है, ये 8 बिट्स, ये सारे के सारे बिट्स जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज हुआ था, ठीक है। लेकिन इस कारण से मैंने इसको कहा ये अनसाइंड नंबर है। जैसे आप जब ये 255 कैलकुलेट करोगे तो ये वाला बिट्स भी, ये सारे बिट्स जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन सारे बिट्स में से किसी एक बिट को साइन बिट के जैसे यूज किया, तो फिर आपको नंबर्स जो मिलेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर मिलेंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूं उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने फिर से 8 लोकेशन बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने यहां पे नंबर फिल कर दिया है कुछ भी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी, ये बाइनरी में है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो आप अभी तक जैसे कैलकुलेट करते थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? ये हमारा तरीका है निकालने का, है ना। 1 कहाँ है? 128, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। 128 +32 +8 +2, यानी 10 में डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये होगा 8 2 10 0 बचा 1, 2 1 3 3 6 और 1 7 1। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे नॉर्मली, तो वो वैल्यू निकल के आएगी 170, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सा भी साइन को एज ए फैक्टर नहीं लिया है। लेकिन अगर आप साइन को भी फैक्टर लेना चाहते हो, हाँ,
होंगे रूम में, नहीं है? अरे यार सुनो तो राम सर, वहां पे सचिन सर बैठे होंगे या संजय सर बैठे होंगे, उनसे एक बार मिलवा दो, है ना, मेरी क्लास चल रही। सॉरी, ये जो नंबर मैंने अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू जो कैलकुलेट किया, ये वैल्यू जब कैलकुलेट किया है तो मैंने साइन को कोई भी महत्व नहीं दिया, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि साइन भी इंपॉर्टेंट है, तब क्या होगा? वैसे केस में जब मुझे साइन को भी कंसिडर करना होता है, तो मैं इन सारे बिट्स में से एक ऐसा बिट है जिसको मैं साइन बिट की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है? और वो बिट जो होता है वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे जो बिट्स लिखे हुए हैं, इन सारे बिट्स की लोकेशन वाइज अगर मैं बोलूं, तो ये वाला जो है, जो सबसे लेफ्ट साइड में लिखा है, वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लास्ट में या राइट हैंड साइड में लिखा है, वो कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहां पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको हम यूज करेंगे एज ए साइन बिट, ठीक है? और साइन बिट के लिए मैंने ये कर रखा है कि अगर वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह 0 लिखा है, तो वो पॉजिटिव साइन बताएगा, और अगर वहां पे 1 लिखा है तो वो नेगेटिव साइन बताएगा। सब बीच वालों को क्या कहेंगे? बीच वालों को से मतलब नहीं है अपने को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही बोलते हैं, बाकी सब नॉर्मल बिट्स हैं, ठीक है? अपने को सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट और लिस्ट सिग्निफिकेंट से ही मतलब होता है, बीच वाले से ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, उनकी यूज बस और बस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो 0 और 1 आया, इस 0 को हम बोलेंगे पॉजिटिव और इस 1 को हम बोलेंगे नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे मैं 1 देख रहा हूँ, इसका मतलब कि ये जो नंबर है, अगर मैं इसको, ये तो 170 जो लिखा था वो अनसाइंड के केस में लिखा है, लेकिन अगर मैं इसी बिट को साइंड में कन्वर्ट करूं तो डेटा बदल जाएगा। अगर मैं इसी को साइंड में कैलकुलेट करूं तो इस 1 को देखने के बाद मुझे समझ में आएगा कि ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया नेगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या है? तो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे फिर से वैसे ही, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32, ये 64, और यहाँ पे लिखूंगा मैं -128। -128 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 था और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट माइनस का बता रहा है। तो अब जब मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा मुझे? -128, और प्लस करना है इसमें 32 को, फिर मुझे प्लस करना है 8 को और 2 को। इसको सॉल्व करके बताना जरा, कितना आता है? 32 + 8 हो गया 40, 40 और 2 हो गया 42। 128 में से 42 माइनस कर दो, फिर एक निगेटिव का साइन लगा दो, कितना आता है? 128 में से 42 माइनस करना है, 86 सर। ये हो गया 6 और ये हो गया 86, और माइनस का साइन हमें और यूज करना होगा। तो मैं ये पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये कैलकुलेशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो मेरा जो डेटा आया वो आया -86, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक बात फिर से मैं रिवाइज कर दूं, क्या है? बिट्स का पैटर्न में आपने कोई चेंज किया क्या? नहीं, बिट्स अभी भी वही का वही लिखा है, लेकिन सोचने का तरीका अगर आपने बदल दिया कि आप साइंड ले रहे हो या अनसाइंड, तो इसी बिट के लिए अनसाइंड में डेटा वैल्यू ये होगा, लेकिन अगर साइंड में मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू होगा -86, ठीक है? अनसाइंड जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता है, जबकि साइंड नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे वापस आ जाओ अपने थ्योरी पे। मैंने यहाँ पे कहा था कि कैरेक्टर जो है वो साइज ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट का, ठीक है? अगर वो 1 बाइट का साइज ऑक्यूपाई करता है, तो मैं अगर उसको अनसाइंड में बोलूं कि उसकी रेंज क्या होगी, तो जाहिर सी बात है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, अभी मैंने ऊपर लिखा था ना, मिनिमम जो होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम होगा 255, ठीक है? सॉरी, तो वही यहाँ पे लिखा है, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 255। लेकिन अगर मैं वही अनसाइंड की जगह साइंड की बात करूं तो डेटा मेरा बदल जाएगा। अनसाइंड की बात करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा इन द सेंस कि अब इसी वैल्यू को अनसाइंड में
इसकी जगह साइंड में चेक करो। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे एक बार लिख लेता हूँ, फिर वहां पे कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो नंबर वही है, लेकिन मैंने सोचने का तरीका बदल दिया। अब मैं साइंड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं साइन नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो जीरो अगर मुझे दिखेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे तो वो पॉजिटिव नंबर है, वन दिखेगा तो वो नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे मुझे दिखा जीरो, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और चीज भी देखना है। अब मुझे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, एक सेकेंड। मिनिमम नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो नंबर नेगेटिव वाला होगा ना, जीरो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम नंबर साइंड के केस में क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होना चाहिए, वन। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वन। ठीक है, ये मिनिमम फाइंड आउट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो पॉजिटिव वाला नंबर होगा। और पॉजिटिव नंबर के लिए साइंड बिट क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अपने डाल दिया। अब बाकी के नंबर्स को आप फिलअप करो। अब मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या लिखोगे आप, सारे में जीरो कर देंगे। बाकी के बिट्स आप जीरो कर दोगे। वेरी गुड, ये सारे बिट्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, -128। वेरी गुड, -128। और जब आप मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो जीरो करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और बाकी के बिट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको वन करना पड़ेगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा +127। ठीक है, यानी कि अब एक बार ओवरऑल फिर से बता दो सब कुछ फाइनल एक बार। कैरेक्टर सिंगल अल्फाबेट होगा, उसकी मेमोरी की साइज की बात करें तो 1 बाइट क्या होगा, बाइट मतलब 8 बिट्स होता है। अगर हम बाइनरी फॉर्म में उसको देखते हैं तो हम उसको रेंज अगर देने की बात करें कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक का होगा, रेंज अगर मैं दूं 1 बाइट में मैं मिनिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकता हूं और मैक्सिमम कौन सा नंबर स्टोर कर सकता हूं, तो वहां पे मुझे दो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि क्या वो मिनिमम मैं साइंड में निकाल रहा हूं या फिर मैं अनसाइंड में निकाल रहा हूं। अगर मैंने साइंड का केस लिया है तो साइंड के केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी जीरो। मैं यहां पे लिख देता हूं अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड में मिनिमम आया था जीरो, ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, ये जीरो आएगा। ठीक है, वो इस पे मत ध्यान देना। और यहाँ पे जो आएगा वो 255 आएगा। अभी फिलहाल आप इस पोर्शन को देखो। ठीक है, वो सारा कैलकुलेशन मैंने ऊपर रखा ऑलरेडी। तो 1 बाइट में जो अनसाइंड का केस है, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का केस है, तो उस केस में 1 बाइट में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा जीरो, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 255। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 बिट्स जो है 8 बिट्स हैं उनको जीरो कर रखा है, और यहाँ पे मैंने जो 8 बिट है उसको वन कर रखा है। लेकिन अगर वो 1 बाइट का जगह या 8 बिट्स की जगह मैंने साइंड नंबर्स के बारे में बात किया तो मेरा डेटा बदल जाएगा, रेंज बदल जाएगा। जो मिनिमम नंबर मिलेगा मुझे वो मिलेगा -128, और जो मैक्सिमम नंबर मुझे मिलेगा वो मिलेगा +127। और यही वाला केस हर एक एग्जाम्पल में आपको करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ मेन अपने थ्योरी पे। तो हमारे पास एक कैरेक्टर था, साइज उसकी 1 बाइट है, और साइन नंबर का रेंज है -128 से 127, और अनसाइन का रेंज है दिस। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्टार दिख रहा होगा रेंज और साइन साइज दोनों के ऊपर। वो स्टार इसलिए लगा है क्योंकि ये जो डेटा है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये डेटा है 32 बिट के सिस्टम के लिए। यानी कि अगर आपका कंपाइलर, जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हो, वो कंपाइलर अगर 32 बिट का है तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपका कंपाइलर 16 बिट का है या फिर हायर 64 बिट का है तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। सारे वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में चेंजेज आता है। कैरेक्टर जो है वो सारे जगह, वो डेटा टाइप है इंटीजर।
ठीक है, इस शॉर्ट इंट को मैं एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूं, इंटीजर बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट इंट पे मैं आऊंगा। ठीक है, ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर का मतलब है कि मैं जो डेटा स्टोर कर रहा हूं वो डेटा किस टाइप का है, वो डेटा एक नंबर है, और वो नंबर भी सिंपल नंबर है, मतलब कंप्लीट होल नंबर है, जिसके जैसे 1 2 5 10 इस तरह का एक नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है। प्रोग्रामिंग में डेसिमल वाला नंबर अलग होता है और जो होल नंबर होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इस तरह के नंबर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए जो आप डेटा टाइप यूज करोगे वो होगा इंट। ये इंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, ये शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का। ठीक है, अगर मुझे कोई एक डेटा टाइप बनाना है जिसमें मुझे कोई इंटीजर यानी होल नंबर वाला नंबर स्टोर करना है तो मैं डेटा टाइप बनाऊंगा इंट टाइप का। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करूंगा मैं इंट को, मैं लिखूंगा डेटा टाइप जो कि है इंट, फिर पहले की तरह ही मुझे एक नाम देना होगा उसका, मैं मान लेता हूं उसका नाम x है और मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। तो ये हो गया डिक्लेयर। ठीक है, अब मुझे इसमें वैल्यू डालना है कि ये x की वैल्यू क्या है, तो मैं उसको कर सकता हूं x असाइनमेंट ऑपरेटर 10। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप डिक्लेयर करो अलग और डिफाइन करो अलग। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको एक साथ भी कर सकते हो, इंट x इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर और 10। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। जब आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो इंट x, तो जैसे कैरेक्टर के केस में हुआ था वैसे ही होगा। आपके पास एक जो कंप्यूटर की मेमोरी है, उस कंप्यूटर की मेमोरी में इस x के लिए एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, कुछ स्पेस जो है वो रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो पोर्शन है मेमोरी का, इस x के नाम से स्टोर हो, तो ये जो 10 है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। हालांकि मैंने यहाँ पे नंबर 10 डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन वो जो स्टोर्ड होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब देखो इसकी साइज की बात करते हैं। ये जो इंटीजर है ये बहुत ही अलग अलग बिहेव करता है अलग अलग सिस्टम में। मैं 3 एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो मेरे पास 16 बिट का एक सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस कि आप जो कंपाइलर यूज कर रहे हो उसकी बात हो रही है। आप दूसरा कंपाइलर आप यूज कर सकते हो 32 बिट वाला, और तीसरा यूज कर सकते हो 64 बिट वाला जो कि अभी मॉडर्न में चल रहा है। अभी जो, अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो मेजोरिटी के पास 32 बिट का सिस्टम है। ठीक है, ये जो है ये आउटडेटेड हो गया है, और ये जो 64 बिट वाला है वो लेटेस्ट है और सबके पास अभी फिलहाल नहीं है। तो हम जो नॉर्मल बात करेंगे वो 32 बिट का ही बात करेंगे, ये नॉर्मल में। अब देखो, जो इंटीजर होता है, जब आप इंटीजर डिक्लेयर करते थे तो 16 बिट के केस में उसको जो साइज मिलती थी वो मिलती थी 2 बाइट्स की। ठीक है, 32 बिट के सिस्टम में इसको जो साइज मिलती है वो मिलती है 4 बाइट्स की, और जो 64 बिट्स का है उसके केस में आपको मिलती है 8 बाइट्स की। जस्ट डबल होता चला जा रहा है, 16 से 32 हुआ तो 2 से 4 हो गया, 32 से 64 हुआ तो 4 से 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। वाइवाज में, इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है कि आप मुझे किसी डेटा टाइप का साइज बताओ, तो आपसे कैर पूछेगा तो आप बता दोगे 1 बाइट, आपसे फ्लोट पूछेगा तो आप बता दोगे 4 बाइट। लेकिन जब आपसे इंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वहां पे अलग से स्पेसिफाई करके बताना होगा कि सर मैडम जो भी है वहां, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो वो 4 बाइट्स की जगह लेगा, 64 बिट्स वाले में 8 बाइट की जगह लेगा, पुराने वाले में 2 बाइट्स का लेता था। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज बात करूं, तो अभी फिलहाल 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करता है इंट। ठीक है, अब फिर से मैं इसकी रेंज की बात करता हूं। हेलो हाँ, सर, क्वेश्चन में आएगा तो उसमें क्या टिक मारेंगे सर? क्वेश्चन में स्पेसिफाई अगर रहेगा आपसे कि ये कहीं 4 बिट्स का राइटिंग है। में क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी ये बात मालूम है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेंशन कर देगा आपको कि वो किस बिट वाले में पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा है और सिर्फ लिखा है व्हाट इज द साइज ऑफ इंट, तो उस केस में फिर आप 4 बाइट्स लिखो। ठीक है, अगर आपसे ओके कहीं सर। पे मेंशन नहीं किया है कि हम किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आप उसको 4 बाइट्स की जगह दे दो, बस सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब देखो जैसे मैंने कैरेक्टर में अभी बताया था
कि रेंज के बारे में, वैसे ही अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब ये 2 बाइट्स का है, तो जाहिर सी बात है जितना रेंज कैरेक्टर का था उससे ज्यादा रेंज आने वाला है इंटीजर का, है ना। सिमिलरली 16 बिट का रेंज अलग होगा, 32 बिट का रेंज अलग होगा, 64 बिट का रेंज अलग होने वाला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बता देता हूं, और वो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 16 बिट वाला ले रहा हूं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो मेरे लिए बार बार 32 बिट्स का लिखना बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो हम 16 बिट का ले लेते हैं। सिमिलरली मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। फिर से आएगा अनसाइंड के केस में क्या हो रहा है और साइंड के केस में क्या हो रहा है, तो उसके निकालने का तरीका, आप 16 टाइम्स यहाँ पे वैल्यू लिखोगे। मिनिमम निकालना है अनसाइंड में, तो 16 टाइम्स 0 लिख दो, और वो कैलकुलेट करके जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली जब आप मैक्सिमम निकालना चाहोगे अनसाइंड के केस में, तो आपको 16 टाइम्स 1 लिखना पड़ेगा, और उसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 65,000 समथिंग। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा 65,535। हाँ 65,535। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं। और साइंड नंबर की बात करो अगर, कि साइंड में क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव के केस में, तो आप क्या करो, एक तरीका तो यही है कि मैक्सिमम साइन बिट और मिनिमम साइन बिट का करके कंसेप्ट यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर देना, ये जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर देना, और उसको यहाँ पे लिख देना एक माइनस के साइन के साथ, और दूसरा वैल्यू यहाँ पे लिख देना पॉजिटिव साइन के साथ इंक्लूडिंग 0, और वो जब कैलकुलेट करोगे तो आपको निकलेगा कुछ इस तरह से। ये देखो, इसकी लगभग हाफ है ये वाली वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज के में आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ 8 लिखा था और यहाँ 27, यानी पॉजिटिव में एक डिजिट कम कर देना, निगेटिव में एक डिजिट ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे जब मैंने इसको निकाला तो ये क्या है, -32,668 और 32,667, ये रेंज आएगा पॉजिटिव और निगेटिव के केस में। अब देखिए, कई बार अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये रेंज का एक्चुअल मतलब क्या है, ये इस पे आ जाओ, चाहे कैरेक्टर हो चाहे इंटीजर हो, इस रेंज का एक्चुअल मतलब क्या है। इस रेंज का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट y नाम से, ठीक है। तो इस y में जो डेटा मैं स्टोर कर सकता हूं वो क्या क्या कर सकता हूं, 1 2 3 4 -10 -100 कुछ भी। तो वो जो मिनिमम नंबर मैं इसमें स्टोर कर सकता हूं, मैं इंट की बात कर रहा हूं और 16 बिट वाले में बात कर रहा हूं, ठीक है। 32 बिट में अभी नहीं बात कर रहा हूं, मैं 16 बिट वाले में बात कर रहा हूं। जो 16 बिट में मैं मिनिमम नंबर जो इसमें स्टोर कर सकता हूं वो है -32668, यानी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -32668, यही है ना, 668 ही है ना, सॉरी 768, 768 यहाँ पे ये 7 है, 768। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 768 है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y, इस y में मैं जो सबसे छोटा नंबर लिख सकता हूं वो है ये वाला। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं -40,000 स्टोर कराना चाहूं, ये भी एक वैल्यू है, नंबर है ना, ये भी एक वैल्यू। सिमिलरली अगर आप बोलोगे +40,000 स्टोर कराना चाहो, तो इस केस में आप इंटीजर डेटा टाइप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि वो जो वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने -40,000 लिखा है, ये 40,000 जो है वो इस इंट के रेंज के बाहर है। रेंज के बाहर मतलब देखो, -32,000 से +32,000 का ही कोई नंबर आप, बीच का ही कोई नंबर आप यूज कर सकते हो। इसके और छोटा और इससे और बड़ा नंबर आप इसमें यूज नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में, यानी अगर आपको -40,000 यूज करना है तो आप ये वाला डेटा टाइप यूज नहीं कर पाओगे 16 बिट के प्रोसेसर में। सिमिलरली आप यहाँ पे ये देख सकते हो
कि -32,768 एक बहुत ही बड़ा नंबर है ना। और ये मेमोरी भी जो है वो कितना ले रहा है हमारे इस केस में, 16 बिट वाले के केस में 2 बाइट्स की। अगर मुझे ज्यादा मेमोरी नहीं देना है और छोटे पे ही काम करना है, तो मैं कर सकता हूँ। वो वेरिएशन क्या है, शॉर्ट इंट, या फिर उसको सिर्फ शॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, रेंज पे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। मेमोरी कितनी हो जाती है, 2 बाइट्स की हो जाती है। और 2 बाइट्स के लिए रेंज हमारा कितना था, इतना। यानी कि आपको सिर्फ इस लिमिट से इस लिमिट के बीच का कोई नंबर यूज करना है, तो आप उसको इंट डिक्लेयर मत करो, आप उसको शॉर्ट इंट डिक्लेयर कर दो। क्यों, क्योंकि हमारा मेमोरी थोड़ा कम लगेगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों लिमिट से ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, जैसे 40,000, 1 लाख या -1 लाख, इस तरह का कोई नंबर चाहिए, तो फिर आप यूज करो इंट। इंट जो है 32 बिट वाले सिस्टम में स्पेस लेगा 4 बाइट्स की। उसकी रेंज की बात करें तो अनसाइंड में वो रेंज है ये वाला वैल्यू। आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है, मैं इसको पढ़ भी नहीं पाऊंगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, करोड़ के 10 करोड़ के बाद क्या आता है पता नहीं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ना। सिमिलरली अगर मैं साइंड नंबर की बात करूं तो वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन मैथमेटिक्स में खास करके जब हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जान देखते हैं, तो आपको याद होगा फिजिक्स में पढ़ते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की एक साइज होती थी है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज वगैरह इस टाइप का कुछ कंसेप्ट था। तो वो देखते नहीं थे 10⁻⁻23 और पता नहीं क्या क्या वैल्यू आती थी। तो वो भी तो एक नंबर है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब अगर आपको इससे भी छोटा नंबर चाहिए या इससे भी एक बड़ा नंबर चाहिए, जैसे मोदी जी ने अभी कहा है 1,60,000 करोड़, पता नहीं कितने डिजिट आएंगे उसमें है ना। अगर आपको इस रेंज से भी ज्यादा नंबर चाहिए, तो फिर आपको अपना डेटा टाइप थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। वो जो डेटा टाइप आप बड़ा लोगे वो होगा लॉन्ग इंट। अच्छा मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, मिसटाइप हुआ है। ये 4 बाइट्स नहीं होगा, यहाँ 8 बाइट्स होगा। और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेटा जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ छोटे से नंबर पे रेंज पे काम करना है तो मैं शॉर्ट इंट बना लूं। क्यों, उससे फायदा है, हमारा मेमोरी कम लगेगा। इससे थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए तो इंट बना लो, यानी उसकी रेंज यहां से यहां तक की होगी। और लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ा नंबर चाहिए तो फिर आप उसको लॉन्ग इंट या फिर सिंपली लॉन्ग भी लिखकर चलोगे तो चल जाएगा। और उसकी स्पेस होगी 8 बाइट्स की। यहाँ 4 लिखा है, ये गलत लिखा है। उसकी स्पेस होगी 8 बाइट्स की। और सिमिलरली उसका रेंज जो है वो बदल जाएगा। फिलहाल मैं आज यहीं तक रहूंगा और इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा सा। मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक डाउट आना चाहिए था आपके दिमाग में कि सर आपने ये बोला कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स भी ले सकता है, 2 बाइट्स भी ले सकता है, 8 बाइट्स भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिस्टम विच यू आर यूजिंग, है ना। तो मेरा कौन सा सिस्टम है ये मुझे कैसे पता चलेगा। हो सकता है आपको ना मालूम हो कि आपने कौन सा कंपाइलर यूज किया है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका सिस्टम में कोई एक डेटा टाइप कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है उसको फाइंड आउट करने का एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ। साइज और ऑफ एक साथ लिखा है। ये एक ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक बात ध्यान दे देना, मैंने लिखा है इस तरह से, ये सिंबल भी लगाया है। और आपको मैंने पहले भी बताया था ये सिंबल दिखेगा तो मतलब फंक्शन है। यहाँ पे एक नोट कर लो पॉइंट कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक ऑपरेटर है। ये कभी कभी पूछ सकता है कि अच्छा साइज ऑफ फंक्शन है या ऑपरेटर। तो साइज ऑफ का सिंबल लिखने का तरीका देख के आपको लगेगा अरे ये तो फंक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, खैर इस साइज ऑफ को यूज कैसे करते हैं, तो जिसका भी साइज आपको फाइंड करना है, कैरेक्टर का, इंटीजर का, फ्लोट का, बुलियन का, किसी का भी, तो आप उसका यहाँ पे डेटा टाइप लिख दो। ठीक है, मैं एक
यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिख के बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मान लो आपने एक इंट बनाया है, इंट x, और मुझे इस x का साइज फाइंड आउट करना है, तो आप लिखोगे क्या, सी आउट, क्योंकि मुझे मैसेज डिस्प्ले करके देखना है, और मैं यहां लिखूंगा साइज ऑफ ऑपरेटर, और यहां पे लिख दूंगा x, तो वो इसका डिस्प्ले कर देगा जो भी इसका साइज होगा। आप इस x की जगह इंट भी लिख सकते हो, यानी आप ये भी लिख सकते हो सी आउट साइज ऑफ एक वर्ड है, ठीक है, इंट। या तो आप वेरिएबल का नाम दे दो और उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन में उसका डेटा टाइप लिखा ही होगा, या फिर आप डायरेक्ट डेटा टाइप भी लिख दो, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम अगर आप देखते हो तो मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है ऑलरेडी। फिलहाल के लिए ये वाला हेडर फाइल को छोड़ देना, स्केप कर देना, ये क्या है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला देखो और ये वाला देखो। ठीक है, इसको जब मैंने रन किया तो आंसर मुझे मिला है 4 और 8। 4 क्यों मिला, क्योंकि वो पहला सी आउट का आंसर बता रहा है, यानी साइज ऑफ इंट क्या है, 4 है। ठीक है, यानी ये कौन सा रहा होगा, 32 बिट का रहा होगा। सिमिलरली मैंने बैकस्लैश n की मदद से एक न्यू लाइन पे चले गए, और अगली लाइन में मैंने प्रिंट किया है साइज ऑफ लॉन्ग, तो उसका आंसर यहाँ पे 8 दे रहा है, जो कि मेरे इस नोट में यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ठीक है, अब आ जाओ वापस उसकी रेंज पे। चलो सर, आपने ये तो बता दिया कि मेरे को जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि उस डेटा टाइप का रेंज क्या है, हर बार मैं ये डेटा याद थोड़ी रखूंगा, ये बहुत लंबा नंबर आ रहा है ना, तो मुझे ये हर बार याद नहीं रखना, मुझे कोई तरीका चाहिए जिससे मैं डायरेक्टली देख लूं जब भी यूज करना हो मुझे कि इसका रेंज क्या है। तो उसके लिए आपके पास एक हेडर फाइल है जिसको हम बोलते हैं limits.h। ये हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं पहले से ही, जिसकी मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर एक डेटा टाइप का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ यूज कर रखा है। मैंने इस हेडर फाइल को ऐड किया अपने प्रोग्राम में, और ये वाला सी आउट देखो, मैंने क्या लिखा है, इंट मिनिमम वैल्यू, यानी कि मैं मिनिमम इंटीजर का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो क्या होगा, इंट अंडरस्कोर मिन, ये कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना होगा, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। सिमिलरली लॉन्ग, जिसका साइज 8 बाइट का था, उसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने उसको लॉन्ग अंडरस्कोर मिन करके लिखा, तो उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो तो आप इसको देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। यहाँ पे हेडर फाइल आपको limits.h यूज करना है, और आप ये सारे काम कर सकते हो। कैर मिन लिखोगे तो कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू पता चलेगा, कैर मैक्स लिखोगे तो कैरेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगा। सिमिलरली इंट मैक्स के लिए बता ही दिया, शॉर्ट के लिए बता ही दिया था, शॉर्ट इंट लिखो या शॉर्ट लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। शॉर्ट का मिनिमम वैल्यू, शॉर्ट का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से और भी है, लॉन्ग का मिनिमम, लॉन्ग का मैक्सिमम। तो ये वाला आप यूज कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। अभी हमने देखा कैर, शॉर्ट यानी इंट का वो हिस्सा जिसमें हमें थोड़े से नंबर के लिए ही जरूरी थी और मेमोरी भी कम चाहिए था, इसलिए हमने शॉर्ट यूज कर लिया। इंट की रेंज हमने दिखा दिया 4 बाइट्स के लिए। अगर इस नंबर से ही बड़ा यूज करना है तो लॉन्ग इंट, या फिर जिसको सिंपली लॉन्ग